चलिए, तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हम पढ़ रहे थे, जिसमें आज नर्मदा बेसिन के बारे में स्टार्ट करेंगे। कल ये थोड़ा बहुत पढ़ लिया गया था कि ये कहाँ से निकलती है या कहाँ गिरती है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, एक बार इसको रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जो नर्मदा बेसिन है ना, या नर्मदा नदी की अगर हम बात करें, तो सिंपली हम जानते हैं कि ये मध्य प्रदेश में एक अमरकंटक की पहाड़ी पड़ती है, उस पहाड़ी से ये निकलती है। ठीक है, और साथ में हमने ये भी पढ़ा था कि ये भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। भ्रंश घाटी क्या होता है, सिंपल आप जानो कि जब आप इस तरीके से भारत का मैप देखोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर विंध्य और सतपुड़ा दो पर्वत श्रेणियाँ पड़ती हैं। ठीक है, दो हम कह सकते हैं कि पर्वत की श्रेणियाँ पड़ती हैं, और इन्हीं पर्वत श्रेणियाँ, अब देखिए ये जब पर्वत श्रेणी है ना, तो बीच में ये क्या है, एक भ्रंश का निर्माण करती है। अगर सही पूछा जाए तो भ्रंश का निर्माण कैसे होता है, इसके लिए हार्स एंड ग्रैबन करके दो चीज़ें होती हैं। ये क्या होता है कि अगर कोई समतल भूभाग है, ठीक है, समतल भूभाग है, और इस समतल भूभाग के नीचे जो प्लेटें काम कर रही हैं किसी कारणवश, अगर ये एक दूसरे से टकराती हैं या एक दूसरे को फोर्स करती हैं, ठीक है, या एक ही में खिंचाव उत्पन्न होता है, तो इसके कारण जो ऊपर का भूभाग है वो या तो धंस जाएगा, और या दूसरी कंडीशन हो सकती है ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, तो बीच में ये जो ऊपर उठा हुआ क्षेत्र हो जाएगा, ये पर्वत कहलाने लगेगा, और जो नीचे झुका या कह सकते हैं दब गया क्षेत्र होगा, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम घाटी कहते हैं। ठीक है, उसे हम घाटी कहते हैं। तो ये कंडीशन बनता है, ये ऊपर उठे हुए भाग को जो उठ जाता है उसे हार्प्स, एंड जो नीचे धंस जाता है उसे ग्रैबन कहते हैं। ठीक है, ये कंडीशन होती है। ये वास्तविक रूप से झूठे पर्वत के उदाहरण होते हैं, क्योंकि वास्तविक रूप से ये पर्वत होते ही नहीं है। यहाँ पर जो खड़ा होगा उसे ये भाग ऊंचा दिखेगा, तो इसलिए उसके कंडीशन में ये क्या हो जाता है, पर्वत हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो नर्मदा और जो ताप्ती नदी है, ठीक है, जो नर्मदा और ताप्ती नदी है, उसके साथ भी यही कंडीशन है, उसके साथ भी यही कंडीशन है। आप मैप को अगर देखोगे, इंडिया के मैप को इस तरीके से देखोगे, तो यहाँ पर आपको मिलेगा कि ये विंध्य पर्वत श्रेणी है और ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। ठीक है, पहले ध्यान रखेंगे, पहले यहाँ पर विंध्य पर्वत श्रेणी है और नीचे क्या है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, और इन्हीं के बीच से होकर के यहाँ पर ये आपकी नर्मदा नदी जाती है। ठीक है, कौन सी नदी ये जा रही है, नर्मदा नदी जा रही है। इस मैप को आप अपनी कॉपी में एक बार ड्रॉ कर लो, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि पहले विंध्य या सतपुड़ा या पूरब उत्तर से दक्षिण सजाइए, तो सबसे पहले उत्तर में विंध्य आएगा और दक्षिण में क्या आएगा, सतपुड़ा आएगा। लेकिन सतपुड़ा के नीचे फिर यहाँ पर आपको ढलान मिलेगा, और यहाँ पर जो ताप्ती नदी है वो आगे बह कर के जाती है। ठीक है, यानी कि ये स्थिति हो रही है, ये विंध्य हो गया, ये क्या हो गया, विंध्य हो गया, नीचे क्या हो गया, ये सतपुड़ा हो गया। ठीक है, विंध्य हो गया, सतपुड़ा हो गया, और इनके बीच से दो नदियाँ बह कर के आ रही हैं। ये हो गई नदी नर्मदा, ये नदी हो गई नर्मदा, एंड दूसरी नीचे वाली नदी कौन सी हो जाएगी, ताप्ती हो जाएगी। ठीक है, ताप्ती हो जाएगी, और ये कहाँ गिरेंगी, ये गिरेंगी अरब सागर में। ठीक है, यहाँ पर बगल में अरब सागर भारत से लगा हुआ है। ठीक है, अरब सागर है ये। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट शायद समझ में आ गए होंगे कि भ्रंश घाटी कहने का सेंस यहाँ पर क्या हो रहा है, भ्रंश घाटी कहने का मतलब क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे स्लाइड पे चलते हैं, और फिर आगे क्या लिखा गया है कि ये जाते टाइम बहुत सारे मनोहर स्थल बनाती है। ठीक है, जाहिर सी बात है जब नदी जा रही है, आपको पता होना चाहिए यहाँ हमने मध्य प्रदेश पढ़ा है ना। अच्छा ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मध्य प्रदेश में होकर के बहती है, और भी ये स्टेट में जाएगी। किस स्टेट में जाएगी या किस राज्य में जाएगी, तो आप देखो यहाँ पर ये मध्य प्रदेश है। ठीक है, ये वाला क्षेत्र क्या है, ये मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। मध्य प्रदेश के नीचे अगर आप ये देख पा रहे होंगे, ये देख पा रहे होंगे, तो ये महाराष्ट्र का क्षेत्र पड़ता है। ठीक है, महाराष्ट्र का क्षेत्र यहाँ पर पड़ता है, और ये क्या है, गुजरात है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश सिर्फ एक राज्य में नहीं बहती है। ठीक है, एक से अधिक राज्यों में बहती है, और अपने साथ जब ये जाती है नर्मदा नदी, तो आप देख सकते हैं महेश्वर, ओमकारेश्वर, भेड़ाघाट, जबलपुर,
ठीक है, ये सारे मनोहर स्थल उसके क्षेत्र में बनते हैं। ठीक है, भेड़ाघाट आप लोग कभी सुने होंगे, नाम इसका सर्च करिएगा, ये भी बहुत ही अच्छी जगह देखने पे लगती है, मतलब घूमने लायक जगह है। ठीक है, और ये जबलपुर के पास क्या करती है, संगमरमर की चट्टानें जहाँ नर्मदा नदी एक गहरी खाई से होकर के बहती है। ठीक है, आप देखो ये अमरकंटक से निकली और अमरकंटक के बाद तुरंत ये जबलपुर जाएगी, और जबलपुर में बहुत बड़ा संगमरमर का एक चट्टान ये कह सकते हैं फैला हुआ है, जहाँ से हो करके ये नदी बहती है और वहीं पर ये धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। ठीक है, जलप्रपात का मतलब क्या होता है, आप जानते हैं कि ये फॉल्स बनाती है या हम झरने कहते हैं। ठीक है, तो झरने से गिरती है और जब उस सफ़ेद चट्टान पे गिरती है तो वो एक फॉग नुमा या हम कह सकते हैं एक धुआं नुमा एक क्षेत्र बन जाता है, इसलिए उसे धुआंधार जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। और फिर ये क्या होता है, ये नदी जो है ये आगे बढ़ना स्टार्ट करती है। ठीक है, बिल्कुल 90 डिग्री का कोण बना करके ये गिरते हैं। जलप्रपात ऐसे ही होता है, इस तरीके से चट्टानों से 90 डिग्री का कोण बना करके गिरते हैं तो वो जलप्रपात कहलाते हैं, या उसे ही हम झरने के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है कि नर्मदा की सभी सहायक नदियाँ बहुत छोटी हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है कि जब नर्मदा दक्षिण भारत में बह रही है तो दक्षिण भारत की ही नदियाँ इसमें आकर के मिलेंगी, और अधिकांश जो है मुख्य धारा में समकोण पर मिलती हैं। ठीक है, ये देखिए कहने का सेंस क्या है इस लाइन का, कि नदी ऐसे बह करके जा रही है, डायरेक्ट कोई दूसरी नदी आकर के मिल जा रही है। ठीक है, तो ये समकोण पर नदियाँ मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी नदियाँ आपस में आकर के मिली हों और फिर कोई नदी आकर के इसमें मिली हो, मतलब सिंपली बहुत सारी नदियाँ इसमें डायरेक्ट आकर के मिल जाती हैं। नर्मदा बेसिन में मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ हिस्से शामिल हैं, इस चीज़ को याद रखेंगे। कभी कभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि नर्मदा नदी जो है ये गुजरात में जाती है या नहीं जाती है, तो याद रखेंगे कि ये गुजरात से होकर के गुजरती है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक पॉइंट नोट किया है जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाता है अक्सर, कि नमामि देवी नर्मदे नामक योजना क्यों चलाया गया था, नमामि देवी नर्मदे योजना क्यों चलाया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले आप जानो कि नर्मदा नदी के संरक्षण का ये एक मिशन था, नर्मदा नदी को बचाने के लिए चलाया गया था, और किस सरकार के द्वारा चलाया गया था, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया था। जैसे हम गंगा नदी के बारे में पढ़ रहे थे तो नमामि गंगे परियोजना मैंने आपको बताया था, लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू चलाया गया था। ठीक है, मतलब केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया था, और ये क्या है, ये जो स्टेट गवर्नमेंट है मध्य प्रदेश की, उनके द्वारा ये चलाया गया था। ठीक है, क्लियर है। तो अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम तापी बेसिन के बारे में देखेंगे। देखिए तापी बेसिन या कहीं कहीं ताप्ती के नाम से भी इसे जाना जाता है, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होंगे, तापी ताप्ती एक ही है। ठीक है, अभी ये तापी बेसिन देखेंगे कहाँ से निकलती है, तो देखो ये भी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकल रही है, और ये सतपुड़ा पर्वतमाला से निकलती है। ठीक है, सतपुड़ा पर्वतमाला अभी हमने देखा था इस तरह से मैप बना करके, ये विंध्य श्रेणी थी, विंध्य के बाद यहाँ पर नर्मदा जा रही थी और यहाँ सतपुड़ा है, और सतपुड़ा से कौन सी नदी निकलेगी, सतपुड़ा से निकलेगी हमारी ताप्ती। ठीक है, और यह क्या करती है, नर्मदा नदी के समानांतर बहती है। जब भी ये पॉइंट लिखा जाता है ना कि कुछ समानांतर है, तो कहने का सेंस ये होता है कि आप ये जानो कि वो एक दूसरे में कभी नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाए कि क्या नर्मदा जो है ये ताप्ती की सहायक नदी है, तो बहुत सारे लोग दिमाग लगाने लगेंगे, हाँ ये भी इधर बहती है, ये भी इधर बहती है, तो हो सकती है, नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये समानांतर बहती है, ये स्टेटमेंट के क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे, समानांतर बहती हैं और एक दरार घाटी में भी बहती हैं। ठीक है, याद रखेंगे, ये ऐसा नहीं है सतपुड़ा पूरा यहाँ तक फैला हुआ है और जो विंध्य श्रेणी है वो यहाँ तक फैली है। छोटी ये पर्वत श्रेणियाँ हैं, बहुत कम दूरी पर फैली हैं, ये आगे आकर के एक दूसरे के समानांतर बहती हैं और एक ही जो दरार घाटी है, ठीक है, रिफ्ट वैली जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, रिफ्ट वैली के नाम से जानते हैं। रिफ्ट वैली क्या होता है, पहाड़ों के द्वारा जो घाटियाँ बनाई जाती हैं उसे ही रिफ्ट वैली या दरार घाटी के नाम से जानते हैं। ठीक है,
लेकिन यह लंबाई में क्या है, बहुत ही छोटी नदी है, बहुत बड़ी नदियाँ नहीं हैं अगर हम उत्तरी भारत से कंपेरिजन करते हैं तो, ठीक है। लेकिन दक्षिण भारत में ये कहीं ना कहीं बड़ी नदियों में आ जाती हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। अरब सागर में गिरने वाली ये बड़ी नदियों में आती हैं, ठीक है। अच्छा, ये लाइन कब तक लंबा रहेगा, जब तक इसके आगे कोई दूसरी बड़ी लाइन हम ना खींच दें, है ना, ठीक। और ये लाइन तभी तक बड़ी रहेगी जब तक इसके आगे हम कोई बड़ी लाइन ना खींच दें। मतलब हर एक लाइन अपने में बड़ी है और हर एक लाइन अपने में क्या है, छोटी है। सेम कंडीशन है, हर नदी बड़ी है और हर नदी छोटी है जब तक हम उसका कंपैरिजन नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये दक्षिण भारत में हम कह सकते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियों में ये बड़ी नदियां हैं, लेकिन वैसे अगर हम देखें तो ये बहुत छोटी नदियां हैं, ठीक है। जब हम सबको मिलाते हैं तो ये बहुत छोटी नदियों में आती हैं। और इसके बेसिन में कौन कौन सा हिस्सा आएगा, इसके बेसिन में अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्से शामिल हैं, ठीक है। महाराष्ट्र के कुछ हिस्से शामिल हैं। पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच तटीय मैदान बहुत संकरे हैं। देखिए ये कहना क्या चाह रहा है, आप पश्चिमी घाट के बारे में हमने पढ़ा है और अरब सागर के बारे में हमने पढ़ा है। कल इसके बारे में मैंने आप लोगों को शायद बताया भी था कि ये क्या होता है। जैसे ये भारत है हमारा, दक्षिण भारत है, तो दक्षिण भारत से मैं जो ब्लू पेन से बना रही हूँ उसे आप तट समझना, ठीक है। ये वाला क्या हिस्सा है, ये तट है। तट क्या होता है, किसी भी बड़े पानी से लगा वो हिस्सा जो दलदली थोड़ा होता है, ठीक है। तो ये तट हो गया। और तट के बाद अगर हम देखें तो ये हो गया आपका पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट मैं ब्राउन कलर से इस तरीके से ड्रॉ कर रही हूँ, और ये क्या है, एक तरीके से पर्वत है। आप इस चीज़ को जानो कि यहाँ पर भी पर्वत है, वो हिमालय की तरह ऊंचे नहीं है, लेकिन हाँ अन्य भागों के कंपैरिजन में ये ऊंचे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। और इनके बीच यानी कि अरब सागर से जो हमारा पश्चिमी घाट है, इसके बीच की डिस्टेंस बहुत कम है, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है। लेकिन पूर्वी घाट के कंडीशन में क्या हो जाता है, पूर्वी घाट बहुत चौड़ा है, ठीक है। ये घाट की क्या है, चौड़ाई अधिक है, लेकिन ये पश्चिमी घाट क्या है, अरब सागर से बहुत कम दूरी पर स्थित है। और इसीलिए क्या होता है कि बहुत लंबी दूरी इन नदियों को तय नहीं करनी पड़ती है, ठीक है। फिर आगे लिखा गया है, इसी पॉइंट को देखते चलेंगे। लिखा गया है इसलिए तटीय नदियाँ छोटी हैं, ठीक है। क्या, यही सिंपल सी बात मैंने बोला ना कि अरब सागर जो है वो बहुत कम दूरी पर है पश्चिम घाट से, तो डायरेक्ट उनको सागर मिल जा रहा है। मतलब जो नदियां हैं वो कहाँ मिल जा रही हैं, सागर में मिल जा रही हैं, तो उनको ज़्यादा डिस्टेंस तय करने की ज़रूरत नहीं है, वो सागर में तुरंत मिल जाएंगी, ठीक है। इसीलिए ये क्या होती हैं, छोटी नदियाँ होती हैं। और मुख्य पश्चिम की ओर बहने वाली भी बहुत सारी नदियां हैं, जिसमें आप साबरमती को देख सकते हो, माही है और भरतपुषा है और पेरियार है, ठीक है। ये सब ऐसी नदियां हैं जो अरब सागर में जाकर के मिलती हैं, या हम कह सकते हैं कि पश्चिम की ओर बहती हैं। कहाँ बहती हैं, पश्चिम की ओर बहती हैं, ठीक है। और 2 पॉइंट और आप नोट करेंगे, 2 नदियों के नाम। एक तो आप लूनी नोट कर लो, लूनी इसलिए मैं बता रही हूँ, ये पश्चिम की ओर बहती है, भले ही एक दलदल का निर्माण करती है, ठीक है, लेकिन लूनी यहाँ पर इम्पोर्टेंट नदी के तौर पे जानी जाती है, ठीक है। और एक मैंने आप लोगों को घग्गर और घाघरा 2 चीज़ें मैंने बताया था। घाघरा नदी जो है वो गंगा से आकर के मिलती है, और घग्गर यहाँ पर क्या है, ये अरब सागर में गिरने वाली नदी है। इसलिए मैंने उस दिन पॉइंट भी क्लियर किया था कि ये घग्गर नहीं घाघरा होगा, शायद आप लोग को याद हो। तो घाघरा अगर कहा जाएगा तो हम उसे देखेंगे गंगा के साथ, और घग्गर कहा जाएगा तो पश्चिम की ओर बहने वाली जो अरब सागर में नदियाँ गिरती हैं उसके अंतर्गत ये आएगा, ठीक है। चलिए तो आगे आते हैं, और यहाँ पर थोड़ा देखा जाएगा तो आप देख सकते हो ये जो ब्लू कलर से, डार्क ब्लू कलर से जो नदी आपको दिख रही है, ये ताप्ती नदी है, ठीक है, ताप्ती नदी है। और इस ताप्ती नदी पर आप देखो तो 2 डैम भी दिखाया गया है। ये हथनौर का डैम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हथनौर का डैम बना हुआ है, और आगे आप यहाँ पर देखोगे ना तो उकाई डैम बना हुआ है, उकाई डैम बना हुआ है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी आगे चल करके कि
कौन सी कह सकते हैं डैम बना हुआ है, कहाँ बना हुआ है। बट आप यहाँ पर देखो ये ताप्ती नदी है, ठीक है, जो मध्य प्रदेश के सतपुड़ा से निकल रही है, मध्य प्रदेश के सतपुड़ा से निकल रही है। और इस तरीके से ये बहती हुई कहाँ जा रही है, बहती हुई अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, चलिए अब अगली स्लाइड पे चलेंगे और यहाँ पर हम बात करेंगे गोदावरी नदी के बारे में। ठीक है, गोदावरी इम्पॉर्टेंट नदियों में है, दक्षिण भारत की नदियों में, क्योंकि ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदियों में गिनी जाती है। ठीक है, तो देखिए लिखा गया है गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। ठीक है, जब भी प्रायद्वीपीय नदी की सबसे लंबी नदी की बात कही जाएगी तो हम कहेंगे कि जो गोदावरी है ये सबसे लंबी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की। लेकिन ओवरऑल पूरे भारत की ये दूसरी लंबी नदी है, सेकंड नंबर की दूसरी लंबी नदी है। ठीक है, बिल्कुल गंगा के बाद ये दूसरी सबसे लंबी नदियों में गिनी जाती है, क्योंकि गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। इसलिए उससे भी लंबी नदियां हो सकती हैं या हैं भी, लेकिन भारत की सबसे लंबी नदी, क्योंकि भारत में उसका विस्तार ज़्यादा है। ठीक है, और लिखा गया है यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती है। देखिए कितनी बड़ी चीज़ यहाँ पे लिख दी गई है, नासिक जिले, महाराष्ट्र में जब आप जाएंगे तो एक जिला पड़ता है नासिक जिला, और नासिक जिला ये जो पड़ता है वो पश्चिमी घाट के ढलान पर पड़ता है, और पश्चिमी घाट के ढलान से ही ये निकलती है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर शायद नहीं, ये नदी गलत दे दिया गया है, फिगर सही नहीं है। अब इसको मैं आपको समझा दूंगी। अगर आप इस मैप को देख रहे होंगे जो मैं बना रही हूँ, ठीक है, तो अगर यहाँ पर महाराष्ट्र है, ठीक है, ये महाराष्ट्र है, और ये हमारा क्या है, ये पश्चिमी घाट है, जो पहाड़ी या कह सकते छोटे छोटे पहाड़ों के तौर पे हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर इस पहाड़ से ही क्या निकलती है, गोदावरी नदी निकलती है। ठीक है, और इसकी लंबाई जो है वो 1500 किलोमीटर की है। और कहाँ कहाँ ये गिरेगी, बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। इस चीज़ को देखिएगा, ये अब ये ऐसा नहीं है ये अरब सागर में आ जाएगी, ये कहाँ जाएगी, बंगाल की खाड़ी में। क्यों, अब देखो मैंने आपसे बोला कि जब कोई नदी पश्चिमी घाट से निकल रही थी, या यहाँ सतपुड़ा से निकल रही थी, या हम कह सकते हैं विंध्य पर्वत श्रेणी से निकल रही थी, और वो अरब सागर में गिर रही थी, तो उनकी लंबाई छोटी थी, क्योंकि उनको तुरंत ही अरब सागर मिल जा रहा था, तुरंत ही अरब सागर मिल जा रहा था। अगर गोदावरी अरब सागर में गिरती तो इसकी भी लंबाई छोटी होती, लेकिन ये कहाँ जाएगी, बंगाल की खाड़ी में जाएगी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में जाएगी तो इसको लंबी डिस्टेंस तय करना पड़ेगा, ये इस तरीके से होते हुए जाएगी। ठीक है, क्लियर है। तो आप अब आगे देखेंगे ये कहाँ जाएगी, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और इसका जल निकासी प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ा है। मतलब जो जल का बेसिन है, जो जल निकासी का बेसिन है, बेसिन कहने का मतलब कि ये जो चौड़ाई होती है, नदियों के बहने की जो चौड़ाई होती है, वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदियों में किसका है, गोदावरी का ही है। ठीक है, बेसिन महाराष्ट्र के कुछ हिस्से, बेसिन क्षेत्र का लगभग 50% जो क्षेत्र है वो महाराष्ट्र में ही है, यानी कि गोदावरी जो है वो 50% बेसिन उसका कहाँ पर है, गोदावरी का महाराष्ट्र में ही है। और ये किस किस और अदर स्टेट को कवर करती है, तो मध्य प्रदेश को, उड़ीसा को और आंध्र प्रदेश को। ठीक है, मध्य प्रदेश, ये देखिए पहला तो ये महाराष्ट्र हो गया, ये मध्य प्रदेश हो गया, और ये क्या हो गया, उड़ीसा हो गया। ठीक है, इनके क्षेत्र को ये कवर करती है। थोड़ा ये मैप सही नहीं है, नहीं तो आपको क्लियर हो गया होता, इस तरीके से होकर के बहती है। ठीक है, चलिए आगे लिखेंगे। गोदावरी की और कई सहायक नदियां हैं, जैसे पूर्णा हो गया, वर्धा, प्राणहिता, वंजरा, वैनगंगा, पेनगंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और मंजरा, वेनगंगा और पेनगंगा, वैनगंगा और पेनगंगा जो है ये 3 सहायक नदियां जो हैं ये बड़ी सहायक नदियों में आती हैं। ठीक है, और इसकी लंबाई और क्षेत्र को कवर करने के कारण इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इस पॉइंट को नोट डाउन करेंगे, कभी कभी एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जानते हैं, तो गोदावरी को जानते हैं। ठीक है, ठीक है, इस इमेज पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत सही नहीं दिया गया है।
आप बस यहाँ से जानो कि ये क्या करता है। अभी हमने देखा कि भाई ये जब महाराष्ट्र से निकल रहा है तो महाराष्ट्र जिला को तो कवर करेगा ही करेगा, साथ में ये मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को कवर करता है। ठीक है, तो ये अगर महाराष्ट्र हो गया तो यहाँ पर आपका मध्य प्रदेश पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर मध्य प्रदेश पड़ेगा, ये वाला क्षेत्र उड़ीसा का पड़ता है, और सॉरी ये वाला क्षेत्र आंध्र प्रदेश का पड़ता है, और यहाँ पर उड़ीसा का क्षेत्र पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, ये महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के बाद ये उड़ीसा में चली जाती है और फिर बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो ये आपका हो गया गोदावरी। इसे बूढ़ी गंगा के भी नाम से जानते हैं, इस पॉइंट को भी नोट डाउन करेंगे, इसे बूढ़ी गंगा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और आगे अब हम पढ़ेंगे महानदी बेसिन के बारे में। महानदी बेसिन देखिए महानदी के बारे में, अच्छा बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि छत्तीसगढ़ से भी कोई नदी निकल सकती है। ठीक है, क्योंकि जनरली अगर हम इस क्षेत्र से नहीं संबंधित हैं, हम छत्तीसगढ़ से नहीं बिलोंग करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि वो बहुत ही प्लेन जगह होगा या बहुत जो उबड़ खाबड़ इलाका हो सकता है। हमें ऐसा नहीं लगता कि यहाँ से नदी भी निकलती है, लेकिन आप जान लो कि यहाँ से भी नदी निकलती है। और कौन सी नदी निकलेगी? महानदी निकलती है। ठीक है, और यह उड़ीसा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में पहुँच जाती है। मतलब छत्तीसगढ़ से निकलेगी, उड़ीसा से होते हुए कहाँ चली जाएगी? बंगाल की खाड़ी में चली जाएगी। लंबाई कम है, आप देख सकते हैं 860 किलोमीटर ही इसकी लंबाई है, और इसका जो जल निकासी बेसिन है वो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा द्वारा साझा किया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो महानदी है वो कहाँ कहाँ जाएगी? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा से होकर के बहती है। ठीक है, ये महानदी का आप थोड़ा इमेज देख सकते हो, इस तरीके से महानदी बहती हुई आ रही है। ठीक है, और ये कहाँ जा रही है? उड़ीसा में इस तरीके से पूरा एक कह सकते हैं कि डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि महानदी जो है ये थोड़ा कम पूछा जाता है। ठीक, और अगर इसे आप और भी डिफाइन करना चाहते हो महानदी को, तो मैं इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बता रही हूँ, आप उसे नोट डाउन करते चलो। वो क्या है कि सबसे पहले आप ये जानो कि छत्तीसगढ़ में एक पठार पड़ता है, दंडकारण्य पठार। कौन सा पड़ता है? दंडकारण्य पठार। ठीक है, ये यहाँ से निकलती है, छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार से निकलती है। ठीक है, और फिर ये कहाँ जाती है? उड़ीसा में जाती है। दूसरी चीज़ आप इसके बारे में नोट कर लो कि हम महानदी को धान की कटोरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? धान का कटोरा। ऐसा क्यों कहा जाता है? ये जो नदी है ना, महानदी, पहले के टाइम पे, मतलब जब राजा का शासन हुआ करता था, चंद्रगुप्त मौर्य और सभी राजाओं का शासन था, तो ये और भी नदी, ये नदी जो है ये और भी ज़्यादा उपजाऊ थी। तो ऐसा माना जाता था ना कि जहाँ पर एक हाथी बैठता है, उस हाथी के बैठने की जगह पे ही इतना ज़्यादा धान होता था कि 100 आदमी खा सकते थे। ठीक है, मतलब यहाँ पर इतना ज़्यादा धान का उत्पादन होता था इस महानदी के बेसिन में, तो इसीलिए तभी से इसको धान के कटोरे के नाम से प्रचलित कर दिया गया, जाना जाने लगा। ठीक है, चलिए महाराष्ट्र में भी पहुंचती है, मैप पूरा जब देखेंगे तब समझ में आएगा। कृष्णा नदी के बारे में देखा जाएगा। तो कृष्णा नदी जो है, सबसे पहले ये जानो कि ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी बड़ी नदियों में आता है। ठीक है, इस पॉइंट को नोट करेंगे कि ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी बड़ी नदी है, दूसरी बड़ी नदी है। ठीक है, कहाँ से निकलती है ये? तो महाबलेश्वर से निकलती है। महाबलेश्वर कहाँ पड़ेगा? तो महाबलेश्वर पड़ता है महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ेगा? महाराष्ट्र में महाबलेश्वर पड़ता है, और महाबलेश्वर से ये निकलती है। ठीक है, और इसकी लंबाई अगर हम देखें, फिर आगे क्या लिखा गया है कि महाबलेश्वर के पास एक झरने से उठकर, मतलब झरने से निकल करके कृष्णा लगभग 1400 किलोमीटर तक बहती है और बंगाल की खाड़ी में पहुंचती है। ठीक है, मतलब इसकी लंबाई अगर हम देखें तो 1400 किलोमीटर है,
और ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदियों में गिनी जाती है, क्योंकि अगर हम देखें तो गोदावरी के बाद ही इसकी जो लंबाई है, इसी की लंबाई सबसे ज़्यादा हमें दिख रही है। ठीक है, और सहायक नदियों में तुंगभद्रा हो गया, कोयना हो गया, घाटप्रभा, मूसी, भीमा, ये कुछ इसकी सहायक नदियां हैं। लेकिन इसमें आप देख सको तो एक और दो नाम मैं नोट कर सकती हूँ। मालप्रभा आप याद रखना, घाटप्रभा तो दिया है, मालप्रभा आप ऐड कर लो। मालप्रभा भी पूछा जाता है किसकी सहायक नदियां हैं, तो ये भी कृष्णा की सहायक नदी है। कोयना पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कोयना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोयना पूछा जाता है, और तुंगभद्रा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और इसका भी जो बेसिन है वो महाराष्ट्र में आएगा, कर्नाटक में आएगा, आंध्र प्रदेश में आता है। ठीक है, तो मतलब हम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र से तो निकलती ही है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होकर के बहती है। ठीक, इस तरीके से आप कुछ देख सकते हो। ये महाराष्ट्र है, यहाँ से कृष्णा नदी निकल रही है, और ये आपका है कर्नाटका, तो कर्नाटक में जा रही है, और ये आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में जा रही है, और इस तरीके से बहते हुए ये क्या करती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। ठीक है, ये इमेज शायद आप लोगों को क्लियर कर पा रहा होगा। ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, और ये 3 स्टेट से होकर के बह रही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, और यहाँ पर हम पढ़ेंगे कावेरी बेसिन के बारे में। कावेरी बेसिन, तो कावेरी बेसिन जो है ये पश्चिम घाट की ब्रह्मनगरी श्रेणी से निकलती है। ठीक है, अब ये ब्रह्मगिरी पड़ता कहाँ है, या सॉरी ब्रह्मनगरी या ब्रह्मगिरी दोनों के नाम से इसे जाना जाता है, तो ये आपका पड़ेगा कर्नाटक में। कहाँ पर पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि कावेरी नदी का जो उद्गम स्थान है वो कहाँ है, कर्नाटक है, कर्नाटक से निकलती है, और तमिलनाडु में कुड्डालोर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी तक पहुंचती है। यानी कि निकलेगी कर्नाटक से और जा कहाँ रही है, तमिलनाडु से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जा रही है, और इसकी कुल लंबाई जो है ये 760 किलोमीटर की लगभग इसकी लंबाई देखने को मिलती है। ठीक है, ये भी जो कावेरी जो बेसिन है ये भी बहुत उपजाऊ बेसिन है, इसीलिए इसको चावल का कटोरा कहते हैं। हमने धान का कटोरा देखा था ना, ये चावल का कटोरा है, चावल का कटोरा है। ठीक है, क्योंकि इसका भी बेसिन क्या है, बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ है। और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो अमरावती, भवानी, हेमवती, काबिनी इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये 4 नदियां, और चारों ही पूछी जाती हैं एग्जाम में जब थोड़े लेवल उठा के क्वेश्चन बनते हैं तो। ठीक है, और इसका बेसिन आप याद कर सकते हो, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। ठीक है, इन 3 स्टेट से होकर के ये बहती है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो कर्नाटक से निकल रही है। और अच्छा, अब इस मैप में मैं बता रही हूँ क्या आप लोगों को दिक्कत हो रही है, नदियों को पूरा दिखाया नहीं गया है, नदियाँ जो है वो थोड़ा अपने साथ मोड़ भी लेती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे तो आपको केरल में दिखेगी नहीं कि ये नदी केरल में भी जा रही है, तो आपके मन में डाउट चलेगा केरल में कैसे जा रही है, यहाँ तो केरल दिया हुआ है, ये नदी केरल में भी जाती है। ठीक है, तो कर्नाटक से केरल में आएगी और इस तरीके से होते हुए ये तमिलनाडु में जाती है। ठीक है, तो अगर हम कहीं मैप लेते हैं ना तो कहाँ से, जाहिर सी बात है हम गूगल से ही लेते हैं, तो उस कंडीशन में कभी कभी मैप इधर उधर भी हो जाता है, क्योंकि लगाने के टाइम पे उतना ध्यान नहीं जाता है, जब पढ़ाओ तो क्लियर होता है कि ये थोड़ा सा गड़बड़ मैप दे दिया है। यहाँ पर भी आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं दिखाया गया है। ठीक है, चलिए, और फिर इसके बाद देखते हैं इन प्रमुख नदियों के अलावा पूर्व में बहने वाली कुछ और भी छोटी नदियां हैं, जैसे दामोदर हो गई, ब्राह्मणी हो गई, वैतरणी हो गई, सुवर्ण रेखा हो गया। ठीक है, और ये नदियां जो हैं ये ऐसे उल्लेखनीय उदाहरण हैं जो निकलते तो दक्षिण भारत से हैं लेकिन बहते पूरब की ओर हैं, यानी कि गिरते हैं बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, और एक पॉइंट जो मैंने नोट यहाँ पर किया है, आप इस पॉइंट को अलग से नोट करोगे, ऐसे नोट बना करके, क्या लिखा गया है कि कावेरी नदी पर भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ऐड किया है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात। ठीक है, तो आपका काम क्या है, पहला काम तो यही है कि पहला बड़ा जलप्रपात कौन सा है वो खोजना। ठीक है, मैं पढ़ाऊंगी इसके बारे में भी, लेकिन पहला खोज लेना आप लोग। ठीक है,
तो दूसरा बड़ा जलप्रपात कौन सा है? शिव समुद्रम जलप्रपात है। शिव समुद्रम जलप्रपात है, वो कावेरी नदी पर है। और इसी जो फॉल्स है, या हम कह सकते हैं ये जो जलप्रपात है, ये यहाँ से बिजली उत्पन्न की जाती है, जो मैसूर, बेंगलुरु या कोलार गोल्ड फील्ड को भी ये क्या कहता है, बिजली को देने का काम करता है। ठीक है, तो शिव समुद्रम जलप्रपात किस पर है? कावेरी नदी पर है। और ये दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है, इससे बिजली का उत्पादन होता है, जो कई स्टेट में आप देख सकते हैं प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो बस आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। कल इसी से रिलेटेड एक क्लास, या हो सकता हो कि 2 क्लासेस हमारी हो जाएं। क्यों? क्योंकि हम सोच रहे हैं कि अगर हम रिवर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिया जाए। जैसे अभी झील बचा हुआ है, ठीक है, झील भी हमें पढ़ना है। बहुत सारी परियोजनाएं हैं, ठीक है, किस नदी पर कौन सी परियोजना, कौन सा प्रोजेक्ट है, वो बचा हुआ है। एंड साथ में अगर हम देखें तो कुछ जलप्रपात हैं। ये 3 पॉइंट बचे हुए हैं जो हमें इस नदी के अंतर्गत ही कवर करना है। ठीक है, तो कोशिश किया जाएगा कि कल अगर ख़त्म हो जाएगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं ख़त्म होगा तो एक क्लास और हमें मिल जाएगा। ठीक है।